चलो देखो, चलो हम लोग का लास्ट क्या चल रहा था, ऑपेरिन एंड हैल्डन थ्योरी हम लोग पढ़े थे लोग, ठीक, जिसको कि केमिकल इवोल्यूशन भी बोलता है। चलो अब ध्यान दो, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या है कि ऑपेरिन एंड हैल्डन थ्योरी में हम लोग क्या पता चला था कि लाइफ जो ओरिजिनेट हुआ है वो कहाँ से हुआ है, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुआ है। ठीक है, लाइफ कहाँ से बना है, प्री एग्जिस्टिंग मतलब प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना है, जस्ट लाइक आरएनए, प्रोटीन, ईटीसी। ठीक, मतलब कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है प्री एग्जिस्टिंग वो क्या है, नॉन लिविंग है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन लिविंग ही होता है ना। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हमारा लाइफ ओरिजिनेट हुआ है। ये किसने बताया था, ऑपेरिन एंड हैल्डन ने। तो ऑपेरिन रसिया के थे और हैल्डन इंग्लैंड के थे, इन्होंने ये चीज़ बताया, लेकिन इन्होंने इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया था कि हाँ लाइफ ऑर्गेनिक मटेरियल से बन रहा है, इसका प्रूफ दीजिए। तो इन लोगों ने प्रूफ नहीं दिया था, एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाया था। तो जब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं दिखाया था तो इनके थ्योरी को प्रूफ करने के लिए कौन है, एस एल मिलर और एस सी यूरी। तो जो एस सी यूरी है हमारे, वो क्या थे, मिलर का हेल्प किए थे, लेकिन मेन कौन था, मिलर था। दैट्स व्हाई इसका नाम होता है मिलर्स एक्सपेरिमेंट या एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। मतलब ये जो केमिकल एवोल्यूशन का थ्योरी दिया था इन लोगों ने, इसका एविडेंस किसने दिया, मिलर एक्सपेरिमेंट ने दिया। ठीक है, और इनका साथ दिया एस सी यूरी ने। कब हुआ, 1953 में। ठीक, क्या एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, तो एक ऐसा जार लिया और ग्लास का सेट लिया, जिसमें क्या किया उन्होंने, अब देखो उस समय हमारे बाहर का इन्वायरमेंट कैसा था, रेड्यूसिंग टाइप एटमॉस्फेयर था, मतलब ऑक्सीजन नहीं था। जब अर्थ बना था तो अर्थ बनने के 500 मिलियन ईयर के बाद उसमें लाइफ ओरिजिनेट हो रहा था। ठीक, तो जिस टाइम अर्थ में लाइफ ओरिजिनेट होने वाला था, अर्थ बना था, उस समय उसका एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग टाइप। इट मींस व्हाट कि कोई ऑक्सीजन उस समय नहीं था। दूसरा कैसा एटमॉस्फेयर था, हाई था, टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर क्या था, बहुत हाई था। तो टेम्परेचर हाई था और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं था, क्या था, वाटर वेपर था, ऑर्गेनिक मटेरियल था, यही सब था। और क्या हो रहा था, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा था, मतलब ज्वालामुखी से वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा था। ऐसा ही एटमॉस्फेयर था ना, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ऑक्सीजन का कोई नामो निशान नहीं है, टेम्परेचर बहुत हाई है। तो सेम इन्वायरमेंट इन्होंने क्या किया, यही सेम इन्वायरमेंट इन्होंने बाहर में एक ग्लास में बनाया, टेम्परेचर हाई रखा, उसके अंदर वाटर वेपर को रखा, उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल को रखा, उसके अंदर के टेम्परेचर को हाई रखा, और दूसरा क्या किया कि इतना चीज हो गया। अब देखो क्या किया, एक सेट लिया, उसके अंदर वैक्यूम पंप से उसके अंदर के सारे ऑक्सीजन को निकाल दिया। ठीक है, अंदर मान लो कोई ग्लास का सेट लोगे अभी की कंडीशन में, तो चारों तरफ तो ऑक्सीजन है ना, सब तो अंदर चला जाएगा और सारा गैस भी चला जाएगा। तो वैक्यूम पंप के हेल्प से सारे अंदर के गैस को निकाल देगा, पूरा एम्प्टी हो गया। अब क्या किया गया, यहाँ पे क्या भरा गया, वाटर, क्या भरा गया, वाटर भरा गया। उस वाटर को क्या किया गया, बॉयल किया गया। बॉयल इस तरह से किया गया है कि अंदर का पूरा टेम्परेचर कितना मेंटेन किया गया, कम से कम 800 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि उस समय हमारे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। सेम टेम्परेचर अंदर का मेंटेन करना है कि लाइफ कैसे फॉर्म हुआ। दूसरा क्या हो रहा था, तो उस समय क्या हो रहा था, टेम्परेचर ज़्यादा था, ऑक्सीजन नहीं था, एटमॉस्फेयर में क्या था, वाटर वेपर था, ऑर्गेनिक मटेरियल था, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा था, और क्या हो रहा था, बिजली या थंडरिंग हो रहा था। ठीक, बिजली चमकता है ना, तो वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, तो थंडरिंग भी हो रहा था, इतना कुछ हो रहा था। तो वो सारा इन्वायरमेंट यहाँ सेट किया उन्होंने। सबसे पहले अंदर से पूरा एयर हटा दिया, कोई ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं। अंदर क्या किया, उसके बाद वाटर को यहाँ से हीट किया। वाटर को जब हीट किया तो वाटर क्या करेगा, वेपर फॉर्म में ऊपर जाएगा, यस और नो, जाएगा। तो यहाँ से वाटर वेपर फॉर्म में ऊपर गया, तो वाटर वेपर भी आ गया।
टेम्परेचर भी हाई कर दिया 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी डाल दिए। क्या क्या डाले हैं, तो अंदर और क्या क्या डाले जो उस समय हम लोग को मिला था। जब ऑरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ रहे थे तो ये सब सामान मिल रहा था ना, ठीक। ऑरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ रहे थे तो विस्फोट हुआ था तो ये सब सामान मिला था। तो इसको 2:1:2 के रेशियो में क्या किया, इसके अंदर क्या किया, डाल दिया, ठीक। किसके रेशियो में, 2:1:2 के रेशियो में। और साथ में वाटर का वेपर ऊपर से आ रहा है। और साथ में क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड डाल दिया। क्यों, क्योंकि ये स्पार्कलिंग कर सके, क्योंकि थंडरिंग हो रहा था ना एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ से थंडरिंग भी मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी थोड़ा बहुत मिल रहा है, बिजली चमक रहा है। अंदर जो उस समय गैस मिल रहा था अर्थ पे वो भी अंदर डाल चुके हैं हम लोग। टेम्परेचर भी 800 डिग्री सेल्सियस हाई कर दिए हैं। वाटर का वेपर भी है। ये जब एक्सपेरिमेंट 18 से 20 दिन तक किया गया तो क्या देखा गया कि, और यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर जो एक ज़्यादा हो रहा है, वाटर वेपर बन के उसको क्या किया गया, बाहर निकाल दिया गया। और कंडेंसर लगा के फिर वाटर को इन किया गया। क्यों, क्योंकि 18 दिन तक प्रोसेस को चलाना है। तो वाटर इन करके तभी ना ये इवोपोरेट होकर निकल रहा है, तो वाटर यहाँ पे कलेक्ट होगा। तो जब 18 दिन तक ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो क्या देखा गया कि यहाँ से कुछ सामान बन के यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। और क्या इकट्ठा हो रहा है, तो इकट्ठा होने में क्या क्या था, इकट्ठा होने में क्या क्या था, अमीनो एसिड था, ग्लाइसिन था, एलानिन था, एस्पर्टिक एसिड था, शुगर था, फैट था, नाइट्रोजनस बेस था और पिगमेंट था। मतलब कि जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया सेम वैसे ही इन्वायरमेंट जैसा पहले हुआ करता था, तो हमारे को रिजल्ट के फॉर्म में ये सामान मिला। और ये सब सामान से हम लोग का बॉडी बनता है। हमारे बॉडी में अमीनो एसिड मिलता है, नाइट्रोजनस बेस मिलता है, फैट मिलता है, शुगर मिलता है, पिगमेंट मिलता है। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि, इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ हुआ कि हाँ उस समय जैसा इन्वायरमेंट था और जो जो गैस मिल रहा था वो, तो ये सारा गैस क्या है हमारा, ये सारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। CH3 हो गया, H2 हो गया, क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक। जो कि नॉन लिविंग है, लिविंग नहीं ना है। तो नॉन लिविंग से क्या मिला हम लोग को, ये सारा सामान मिल रहा है। और ये सारा सामान किसके अंदर मिलता है, लिविंग के अंदर मिल रहा है। तो इससे प्रूफ हो गया कि जो लाइफ है हमारा वो हमारा नॉन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही बना हुआ है। इज दैट क्लियर? मिलर एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया कि फिर से समझाया, समझ में आ गया, ठीक। नहीं समझ में आया कल फिर से पूछिएगा। नेक्स्ट फिर क्या है, अब क्या हुआ, हम लोग को यूनिवर्स तैयार कर लिए, अर्थ तैयार कर लिए, अर्थ के अंदर लाइफ कैसे बन रहा है वो पता चल गया, सब कुछ समझ में आ गया। अब हम लोग को पता करना था क्या, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। मतलब कि इवोल्यूशन हो रहा है तो पहले कैसे थे हम लोग, अब कैसे हो गए, ये कैसे हम लोग को मालूम चलता है, ठीक। तो ये कैसे मालूम चलता है, उसके एविडेंस से प्रूफ मिलता है हम लोग को कि हाँ ये प्रूफ मिल रहा है, तो हाँ पहले के लोग ऐसे थे अब ऐसे हो रहे थे। क्या प्रूफ है, तो 4 तरह का मिलता है। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, बायोकेमिकल एविडेंस और बायोलॉजिकल एविडेंस। मतलब इन सारे एविडेंस से हम लोग को पता चलता है कि हाँ इवोल्यूशन हुआ था, पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया। तो कैसे पता चलता है, तो सबसे पहले देखो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, ये क्या बोलता है, स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। फॉसिल का मतलब तो तुम सब जानते हो लोग, फॉसिल्स क्या होता है, फॉसिल्स आर द रिमेन्स और इम्प्रेशंस ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व इन सेडिमेंट्री रॉक्स और अदर मीडिया। मतलब कि जमीन के अंदर, पत्थर के अंदर दबा हुआ पहले के जो भी ऑर्गेनिज्म थे, उनके जो भी बोन्स है, जो भी उनके निशानात हैं, उन सारे को क्या बोलता है, फॉसिल्स बोलता है। सारे को क्या बोलता है, फॉसिल्स बोलता है। चाहे उनका कोई निशान हो पैर का, हाथ का, चाहे उनका कोई बॉडी का स्केलेटन मिल जाए, ये सारे चीज़ क्या होते हैं, जमीन में धंस जाते हैं। अब जैसे जैसे दुनिया आ रही है क्या होता है, मान लो हमारी डेड बॉडी क्या है, अभी डेड बॉडी कब्रिस्तान में हम लोग दफन करके रखे हुए हैं। आज से करोड़ों साल बाद अगर मान लो कोई खुदाई चला, कब्रिस्तान हट गया वहाँ पे, अभी जितना ये एरिया देख रहे हो सारा कब्रिस्तान था, सारा कब्रिस्तान पे घर बना, सारा कब्रिस्तान था, ठीक। तो कब्रिस्तान पे घर बन गया। मान लो पहले कभी खुदाई उदाई चले तो क्या होता, अभी भी कितना जगह खुदाई चलता था, कंकाल निकल जाता था, लोग दरूद पढ़ के साइड करके घर बनवा देता है, ठीक। तो अब क्या बोला जाएगा, तो अभी तो हम लोग के आँख के सामने कितना बना है, ठीक। हम लोग के इधर
अपनी नानी को हम लोग दफन करने गए थे, 4-5 साल के बाद देख रहे उसे घर के बगल के थोड़ा दूर 10 फीट के बाद घर बन गया, वहाँ पे पहले कबर था। बताइए, तो इंसान तो खुद भूत हो गया है, अब क्या कर सकते हैं। तो मानो अभी जो भी डेड बॉडी का स्केलेटन है, आगे से करोड़ों साल पहले अगर वो स्केलेटन निकलेगा किसी कारण, वो तो खत्म होता नहीं है जनरली, अगर वो निकलेगा तो पता चलेगा ना उस समय के इंसान का स्केलेटन में भी हो सकता है दूसरा को, और वो अभी के इंसान का स्केलेटन देखेगा तो वो क्या होगा, उसके लिए एविडेंस हो जाएगा इवोल्यूशन का कि पहले के इंसान का ऐसा बॉडी था, अब हम लोग का ऐसा बॉडी हो गया। तो वही है वो, तो वो उस समय उसके लिए फॉसिल्स हो जाएगा। क्या होगा? फॉसिल्स हो जाएगा। तो फॉसिल क्या है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके जो भी बॉडी के निशान है या बॉडी के स्ट्रक्चर है वो रॉक में या मिट्टी में धंस जाते हैं, सेडिमेंटेड हो जाते हैं, और बहुत सालों के बाद जब कुछ ऐसा होता है तो मिलता है खुदाई करने में या कुछ करने में, तो उसको लोग फॉसिल्स बोलता है। ठीक, अब यहाँ पर अब पैलेंटोलॉजिकल स्टडी के हिसाब से कैसे करते हैं, तो डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट इन अर्थ क्रस्ट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म व्हिच डाइड ड्यूरिंग सेडिमेंट फॉर्मेशन। अब जो जितना नीचे खुदाई करने पे मिलेगा उतना ज़्यादा साल पहले का होगा, यस और नो। ठीक, तो देखो साइंस में कुछ चीज़ बताया गया कि अगर आप जमीन खोद रहे हैं और पत्थर ऐसा कलर का मिला तो मतलब वो 100 साल पुराना है। पत्थर अगर ऐसा मिल रहा है तो वो 200 साल पुराना है। अगर उस पत्थर के बीच में वैसा एनिमल मिल रहा है तो मतलब वो भी एनिमल 200 साल पुराना होगा, तभी ना उसके नीचे धंस गया है। ठीक, तो इसके हिसाब से ये देखो, ये मान लो लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट है, ये मान लो क्या है, लेयर ऑफ अर्थ है। मान लो यहाँ पर हम लोग रहते हैं, अब ये खुदाई कर रहे हैं, तो खुदाई कर रहे हैं तो ये क्या है, डिफरेंट सेडिमेंट रॉक। मान लो यहाँ कुछ रॉक होगा, फिर यहाँ कुछ रॉक होगा, मिट्टी होगा, यहाँ कुछ रॉक होगा। ठीक, ये क्या है, लेयर है, इसमें वेरियस फॉसिल्स है, कुछ बोन्स है, ये मान लो कुछ एनिमल्स के स्केलेटन हो गए, सर वर है, ये कुछ उनके स्केलेटन होंगे, उसके कुछ पार्ट्स होंगे, निशान होंगे हाथ पैर के। तो अब मान लो यहाँ से तुम डग करना शुरू किए, खुदाई करना शुरू किए, और यहाँ पर ये मिल गया तो क्या कहोगे, और एक को यहाँ पर मिला तो ये मान लो 100 साल पुराना होगा, तो ये 400 साल पुराना होगा, यस और नो। तो जितना ज़्यादा नीचे होगा सेडिमेंटेड उतना ज़्यादा पुराना होगा। इससे हम लोग उसका ईयर निकालते हैं कि हाँ इतना नीचे इतना डीप मिला, ऐसे पत्थर के बीच में मिला तो इतना साल पुराना फॉसिल्स है। फिर उसका स्ट्रक्चर इमेजिनेशन करते हैं तो ऐसा दिखता होगा। अब डायनासोर का स्केलेटन ही ना लोग को मिला था तो लोग समझ गया डायनासोर ऐसा दिखता होगा। ऐसा थोड़ा था कि फोटो, उसका फोटो रखा था कि ऐसा मिलता था डायनासोर। अब देखो तो फॉसिल का एज कैसे निकालते हैं, कार्बन डेटिंग की वजह से कि उसका बॉडी का जो भी स्केलेटन है वो कितना सड़ा है। दूसरा इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस है, मतलब कि उसके अंदर का कितना रेजोनेंसिव पावर है उसके बॉडी का। और दूसरा क्या है, रिलेटिव डेटिंग एंड कंपैरिजन ऑफ डीप एंड टॉप लेयर, मतलब कितना नीचे है और कितना नीचे गया है और कौन सा रॉक के बीच में है। इन सारे आकलन से हम लोग पता करते हैं कि वो फॉसिल कितना पुराना होगा, तो उसके हिसाब से कॉपी में या बुक में लिख देते हैं कि ये फॉसिल मिला है, ऐसा होता है। क्या ये देखो, ये क्या है कि रुको, ये स्ट्रक्चर देखो, मानो कि अब ये फॉसिल्स मिल रहा है, अगर कोई नया बोन है किसी का 100 साल पुराना कोई मिट्टी के अंदर है और कोई 500 साल पुराना मिट्टी के अंदर का स्केलेटन मिला है, तो किसका कमजोर होगा स्केलेटन, किसका रेजोनेंसिव पावर होगा, 500 का। अब जो 100 साल का है उसका जो होगा वो थोड़ा हार्ड होगा, लेकिन 500 वाले का उतना हार्ड नहीं होगा। तो इससे पता चल जाएगा वो पहले का फॉसिल है, कितना साल पहले का वो भी पता चल जाएगा। अब जैसे कि मान लो नॉर्मल एग्जाम्पल, मान लो घर पे ब्रेड अगर कोई सड़ रहा है, अगर कोई खाना सड़ रहा है तो उसका कलर और उसके ऊपर जो भी वाइट पैचेस लगता है वो देख के हम लोग बता देते हैं खाना कितना दिन पुराना है, यस और नो, बता देंगे ना। गोश्त पे अगर ग्रीन पार्ट लग गया है, गोश्त पे अगर ग्रीन पार्ट लग गया, इट मीन्स व्हाट, वो गोश्त खराब हो गया। ठीक, तो इससे हम लोग क्या पता लगाते, भाई ये गोश्त हो सकता है 10 दिन या 1 हफ्ता पुराना गोश्त है, इसलिए ये ग्रीन इसके ऊपर लग गया। कच्चा गोश्त का बात कर रहे हैं तो हम लोग देख के पता लगा लिए ना, कलर देख के पता लगा लिए, उसका कंडीशन देख के पता लगा लिए। सेम चीज यहाँ पर है,
बोन का स्ट्रक्चर देख के, बोन का मजबूती देख के, कितना नीचे मिला हम लोग को, किस रॉक के बीच में मिला है, ये सारा कुछ देख के हम लोग पता लगाते हैं कि कितना साल पुराना है और कितना किसका है किसका नहीं है। अंडरस्टैंड? यस और नो? ठीक, तो ये देखो जो आप लोग नाम ले रहे थे कॉमन एंसेस्टर है, मतलब ये एक दूसरे के पूर्वज माने जाते हैं, मतलब एक दूसरे के बाप दादाओं है ये। ठीक है, हाँ, ये लेटेस्ट मॉडल है, ये पुराना मॉडल है। ठीक, ये सबसे पहला ऐसा हुआ करता था डायनासोर, बाद में ऐसा हो गया जैसे डिसेबल नहीं है, वो कूदने वाला है। और जो हमारा क्रोकोडाइल है वो भी इन्हीं लोग के प्रजाति का माना जाता है कि इन्हीं लोग के प्रजाति से निकाल के आया है। अब ये देखो ये क्या है, डिफरेंट लेयर ऑफ अर्थ है। अब देखो अर्थ के लेयर में ये कैसा कैसा एनिमल मिल रहा है। देखो मछली का ऐसे स्केलेटन मिल रहा है, एम्फीबियंस का मिल रहा है, डायनासोर का मिल रहा है। ऐसा थोड़ा है कि डायनासोर बना बनाया अर्थ के नीचे मिल जाता है, अलग अलग फॉसिल्स मिलता है, उसको अटैच करके एक इमेजिनेशन करके पिक्चर बनाया जाता है कि अटैच करके, मान लो तुमको तोड़ दिया जाए तो रीढ़ का हड्डी 4-5 जगह फेंक दे, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक, सारा अलग अलग करके फेंक दी, सारा डिस्क होता है वर्टिब्रल कॉलम, सबको अगर अटैच करेंगे तो एक लंबा बन जाएगा ना, तो वैसे इमेजिनेशन करके बना दो। तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस पता चल गया कि फॉसिल्स के एज के हिसाब से हम लोग पता लग जाता है कि पहले का इवोल्यूशन कैसा था, अब का इवोल्यूशन कैसा हो गया। ठीक, पहला एविडेंस इवोल्यूशन का वहां से हम लोग को मिला, प्रूफ। दूसरा क्या है हम लोग का, मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल के बारे में क्या होता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि बाहर से देख के ये कैसा है वो कैसा है। एनाटॉमी का मतलब हो गया कि उसके अंदर का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, मान लो लीवर का एनाटॉमी कैसा है, हार्ट का एनाटॉमी कैसा है, स्प्लीन का एनाटॉमी कैसा है, स्टोमक का एनाटॉमी कैसा है, पेनक्रियास का एनाटॉमी कैसा है, किडनी का एनाटॉमी कैसा है, तो वो हो गया एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब कि सामने से देख के बस बता दिए, हाँ वारिस ऐसा है, इमरान ऐसा है, सुल्तान ऐसा, सामने से देख रहे हैं बस, अंदर क्या चल रहा है हमको नहीं पता है। जो अंदर उसके हार्ट का डिजाइन कैसा हो गया है, अंदर उसका लीवर बड़ा हो गया कि छोटा है, वो हम लोग को नहीं पता, वो एनाटॉमी है। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि सामने से देख के हम पता है स्ट्रक्चर कि ये पेन है, ये कैसा है कैसा नहीं है। अब इसके अंदर का जाके देख के बताएंगे, वो एनाटॉमी हो गया। समझ में आ गया? तो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी का समझ में आ गया मतलब। ठीक, इसमें सबसे पहले आता है क्या, होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन का मतलब क्या होता है कि ऑर्गन दिखने में सेम हो लेकिन काम अलग अलग करे। होमोलोगस ऑर्गन का मतलब क्या होता है, ऑर्गन का स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन फंक्शन अलग अलग हो। जैसे कि देखो ये मैन है, ये चीता है, ये बेल है, ये बैट है। ठीक, सबके आपको लोग देखा जाए तो सबके हाथ का ये पिक्चर है। ठीक, तो मैन का हाथ पैर होता है तो ये मैन के हैंड का पिक्चर है। ये चीता का चारों लेग है, किसी एक लेग का पिक्चर है। वेल का जो उसका जो होता है स्विम करने वाला विंग्स, उसका एक पिक्चर है। ये बैट्स का होता है, उसका पिक्चर है। ठीक, चारों का पिक्चर देखें तो सिमिलरिटी दिख रही है, सिमिलरिटी दिख रही है, यस और नो? सिमिलरिटी नहीं दिख रही है, आइए सिमिलरिटी, आइए सिमिलरिटी दिखा है। इस वाले बोन को बोलता है ह्यूमरस। क्या बोलता है? ह्यूमरस। क्या बोलता है? ह्यूमरस। दिस बोन इज कॉल्ड ह्यूमरस। दिस बोन इज कॉल्ड रेडियस एंड अल्ना। यहाँ दो बोन है, रेडियस एंड अल्ना। ठीक, ये ह्यूमरस हो गया, ये रेडियस एंड अल्ना हो गया। उसके नीचे आओ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3-4 डिजिट होता है जिससे ये रिस्ट बोल रहा है, दैट इज कॉल्ड कार्पल। दैट इज कॉल्ड कार्पल। ये हो गया पामर एरिया। इसको यहाँ पे कौन सा बोन है, लंबा लंबा, मेटाकार्पल, तो दैट इज कॉल्ड मेटाकार्पल। और ये जो है डिजिट फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड फैलेंसेस। दैट इज कॉल्ड फैलेंसेस। इज दैट क्लियर? ये फैलेंसेस, ये मेटाकार्पल, ये कार्पल, ये रेडियस अल्ना, ये ह्यूमरस। ये हमारा हैंड है। ठीक, हमारे हैंड का पिक्चर है। अब आओ इधर, हमारे बगल में कौन है, बर्ड्स है। बर्ड्स का देखो, ह्यूमरस, यहाँ पे फिर उसका 2 बोन है, हमारा भी 2 बोन है,
रेडियस निकालना। फिर उसके यहाँ पर देखो मेटाकार्पल और कार्पल, फिर यहाँ नीचे फैलेंजेस हमारा भी है, इसका भी ठीक। अब हमारा 5 है, उसका 2 है, लेकिन है ना स्ट्रक्चर तो लगभग सेम है। अब देखो ये बैट का है, ये हॉर्स का है, ये फिलिपर ऑफ सील फॉर स्विमर, छोड़ दो। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, ये देखो हॉर्स का है। हॉर्स में क्या दिख रहा है, ह्यूमरस दिख रहा है, रेडियस अल्ना दिख रहा है 2 बोन, यहाँ पे कार्पल दिख रहा है, मेटाकार्पल दिख रहा है, फैलेंजेस दिख रहा है। तो लगभग स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। नॉर्मल अगर मिलाए तो 70 से 80% स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन क्या इनका काम सेम है? हाथ का यूज हम लोग खाने पीने में करते हैं, चलने में नहीं करते हैं। लेकिन चीता हो गया, चीता क्या करता है, उसका चलने में हेल्प करता है। व्हेल क्या करती है ना, उसको स्विम करने में हेल्प करती है, ना चलने में ना खाने में। बैट्स उड़ने में। तो चारों का स्ट्रक्चर लगभग सेम है, लेकिन चारों का काम एकदम से डिफरेंस है, एकदम से डिफरेंट है ना। तुम बोल रहे हो पूरा स्ट्रक्चर सेम नहीं है, ठीक है 70% तो सेम है ना, लेकिन काम तो सीधा सीधी अलग है। ये खाएगा, ये चलेगा, ये स्विम करेगी, ये उड़ेगी। तो ये क्या हो गया हमारा होमोलोगस ऑर्गन। क्या हो गया, होमोलोगस ऑर्गन। सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट वर्क। इसी होमोलोगस से ही, होमोलोगस का छोटा भाई कौन है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ये क्या बोलता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कि अलग अलग स्ट्रक्चर होते हुए भी सेम काम करने के लिए डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। आज वैसे भी तुम लोग 11 बजे